दोस्तों जरा अपनी आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए कि आप एक शांत समुद्र के किनारे खड़े हैं। हल्की हल्की हवा चल रही है, लहरें किनारे से टकरा रही हैं, सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगता है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि इसी शांत पानी के नीचे लगभग 250 फीट की गहराई में इंसानों ने ऐसा कारनामा कर दिखाया जिसे कभी नामुमकिन कहा गया था। यह कहानी सिर्फ एक सुरंग की नहीं है, यह कहानी है एक सपने की, एक जिद की और उस हिम्मत की जिसने समुद्र को भी रास्ता देने पर मजबूर कर दिया। करीब 13,000 साल पहले जब धरती पर आखिरी हिमयुग खत्म हो रहा था, तब एक ऐसा बदलाव हुआ जिसने इतिहास की दिशा ही बदल दी। बर्फ पिघली, समुद्र का स्तर बढ़ा और जो जमीन कभी एक दूसरे से जुड़ी हुई थी वह हमेशा के लिए अलग हो गई। इंग्लैंड यूरोप की मुख्य भूमि से कट गया, बीच में आ गया एक विशाल समुद्री रास्ता जिसे आज हम इंग्लिश चैनल के नाम से जानते हैं। दोस्तों उस समय शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि हजारों साल बाद इंसान इसी समुद्र के नीचे से रास्ता बनाएगा। समय बीतता गया, राजा बदले, सरकारें बदली, युद्ध हुए। इंग्लैंड और फ्रांस कभी कट्टर दुश्मन रहे। तलवारों की टकराहट से लेकर गोलियों की गूंज तक दोनों देशों के बीच लंबा संघर्ष रहा। लेकिन जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ी, दुश्मनी की जगह व्यापार ने ले ली। अब दोनों देश एक दूसरे के साथ आगे बढ़ना चाहते थे। सामान, संसाधन और लोग सबका आदान प्रदान बढ़ रहा था। लेकिन बीच में खड़ा था वही समुद्र। आप सोच सकते हैं, दूरी सिर्फ 33 किलोमीटर। सुनने में बहुत कम लगती है, लेकिन दोस्तों कभी कभी छोटी दूरी भी इतिहास की सबसे बड़ी दीवार बन जाती है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भी समुद्र के नीचे सुरंग बनाने का विचार सामने आया था, लेकिन उस समय तकनीक साथ नहीं दे पाई। हालात इतने खराब थे कि यह सपना कागजों से बाहर ही नहीं निकल पाया। फिर आया साल 1986। कई महीनों की बातचीत, राजनीतिक तनाव और गहरी बहसों के बाद आखिरकार इंग्लैंड और फ्रांस ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया। समुद्र के नीचे सुरंग बनाई जाएगी, एक ऐसी सुरंग जो हजारों साल की दूरी को खत्म कर देगी। दोस्तों यह फैसला सुनने में जितना रोमांचक था उतना ही खतरनाक भी था। समुद्र के नीचे लगभग 38 किलोमीटर लंबी सुरंग बनानी थी। ऊपर लाखों टन पानी का दबाव, अंधेरा, ठंड और हर पल रिसाव का खतरा। एक छोटी सी गलती और सब कुछ खत्म। इंजीनियर जानते थे यह सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट नहीं है, यह एक जुआ है जिसमें दांव पर पैसा ही नहीं इंसानों की जान भी लगी है। इस प्रोजेक्ट का नाम रखा गया चैनल टनल, लेकिन नाम से ज्यादा बड़ी थी इसकी चुनौती, क्योंकि इससे पहले दुनिया में कभी इतने बड़े पैमाने पर समुद्र के नीचे सुरंग नहीं बनाई गई थी। कोई तैयार उदाहरण नहीं था, कोई गारंटी नहीं थी कि यह सफल होगा। एक अकेली कंपनी इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं थी। आखिरकार फैसला हुआ कि कई बड़ी इंजीनियरिंग कंपनियां मिलकर इस प्रोजेक्ट को पूरा करेंगी। कुल 10 कंपनियां एक साथ आईं। अब बारी थी डिजाइन की। तय हुआ कि सुरंग सिर्फ एक नहीं होगी, कुल 3 सुरंगें बनाई जाएंगी। 2 मुख्य सुरंगें जिनमें ट्रेनें चलेंगी और बीच में एक छोटी सर्विस टनल जो इमरजेंसी में लोगों की जान बचाने का काम करेगी। पूरी लंबाई लगभग 56 किलोमीटर, जिसमें से 38 किलोमीटर हिस्सा समुद्र के नीचे। दोस्तों जरा सोचिए, समुद्र के नीचे 38 किलोमीटर, जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती, जहां हर सेकंड पानी का भारी दबाव महसूस होता है। अब सबसे बड़ा सवाल था, खुदाई कैसे होगी? साधारण मशीनें यहाँ काम नहीं कर सकती थीं। समुद्र के नीचे की चट्टानें अलग थीं, मिट्टी अलग थी और सबसे बड़ा दुश्मन था पानी। अगर खुदाई के दौरान कहीं से भी पानी का रिसाव शुरू हो जाता तो समुद्र का दबाव कुछ ही सेकंड में पूरी सुरंग को भर सकता था। अंदर मौजूद हर इंसान, हर मशीन हमेशा के लिए उसी अंधेरे में दफन हो जाती। यहीं से शुरू हुई असली तैयारी। इंजीनियरों ने फैसला किया कि एक ऐसी मशीन बनाई जाएगी जो पहले कभी नहीं बनी, टनल बोरिंग मशीन। लेकिन दोस्तों यह कोई आम मशीन नहीं थी, ये अपने आप में एक चलता फिरता कारखाना थी। लगभग 800 फीट लंबी, करीब 1500 टन वजन। आगे लगे थे बेहद मजबूत ब्लेड जो पत्थर को मक्खन की तरह काट सकते थे। और खास बात, ये मशीन खुदाई करते हुए पीछे पीछे सुरंग की दीवारों को कंक्रीट स्लैब से मजबूत भी करती जाती थी।
थी, लेकिन यहाँ भी एक बड़ी चुनौती छिपी थी। इंग्लैंड की तरफ जमीन के नीचे चौक की मजबूत परत थी जो पानी को काफी हद तक रोक सकती थी, लेकिन फ्रांस की तरफ जमीन में दरारें ज्यादा थीं। वहां पानी के रिसाव का खतरा कहीं ज्यादा था। इसका मतलब साफ था, दोनों तरफ की मशीनें अलग डिजाइन करनी होंगी, दोनों को अलग अलग खतरे झेलने होंगे। दोस्तों, एक तरफ सपना था, दूसरी तरफ समुद्र का डर। साल 1988 में आखिरकार असली खुदाई शुरू हुई। विशाल मशीनें धीरे धीरे चट्टानों को काटने लगीं। हर दिन सैकड़ों वर्ग फीट पत्थर टूटते, हर घंटे हजारों टन मलबा बाहर निकाला जाता। दोस्तों, अब असली खेल शुरू होने वाला था। दो देशों से, दो अलग दिशाओं से, समुद्र के नीचे दो विशाल टनल बोरिंग मशीनें आगे बढ़ रही थीं। लक्ष्य साफ था, बीच में जाकर एक दूसरे से मिलना। लेकिन यह कोई सीधी सड़क नहीं थी, यह समुद्र के नीचे अंधेरे में चट्टानों के बीच एक अदृश्य रास्ता था। जरा सोचिए, अगर दोनों मशीनें एक दूसरे से सिर्फ 1 डिग्री भी गलत दिशा में बढ़ती तो 38 किलोमीटर बाद वे कई मीटर दूर निकल जाती। और दोस्तों, समुद्र के नीचे एक बार रास्ता गलत हो गया तो उसे सुधारना लगभग नामुमकिन था। इसीलिए इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी चुनौती थी परफेक्ट अलाइनमेंट। इंजीनियरों ने इसके लिए एक बेहद एडवांस सिस्टम तैयार किया, लेजर बीम गाइडेंस सिस्टम। एक लेजर इंग्लैंड वाली मशीन पर लगाया गया और दूसरा फ्रांस वाली मशीन पर। दोनों मशीनें हर सेकंड अपनी पोजीशन, एंगल और दिशा को मॉनिटर कर रही थीं। जैसे ही जरा सा भी बदलाव आता, कंप्यूटर तुरंत सिग्नल देता और हाइड्रोलिक जैक मशीन की दिशा को मिलीमीटर के स्तर पर एडजस्ट कर देते। दोस्तों, यह सिर्फ खुदाई नहीं थी, यह गणित, टेक्नोलॉजी और धैर्य की लड़ाई थी। दिन बीतते गए, हफ्ते महीनों में बदल गए, मशीनें चट्टानों को काटती रहीं। हर दिन करीब 750 वर्ग फीट चट्टान काटी जा रही थी। हर घंटे हजारों टन मलबा बाहर निकाला जा रहा था। लेकिन जैसे जैसे सुरंग आगे बढ़ती, खतरा भी बढ़ता, क्योंकि समुद्र का दबाव हमेशा सिर पर था। अगर कहीं से भी पानी का रिसाव शुरू हो जाता तो कुछ ही सेकंड में सब कुछ खत्म हो सकता था। इसीलिए मशीन के पीछे पीछे कंक्रीट के गोल स्लैब लगाए जाते थे। हर स्लैब एक रिंग की तरह सुरंग को पकड़ लेता था। दोस्तों, पूरे प्रोजेक्ट में करीब 75 लाख कंक्रीट स्लैब लगाए गए। हर रिंग का वजन लगभग 40 टन। इतना कंक्रीट इस्तेमाल हुआ कि उससे कई गगनचुंबी इमारतें बनाई जा सकती थीं। कल्पना कीजिए उस माहौल की, चारों तरफ मशीनों की आवाज, अंधेरा, नमी और ये एहसास कि ऊपर लाखों टन पानी है। फिर आया वो समय जिसका सबको इंतजार था। 3 साल की लगातार खुदाई के बाद दोनों सुरंगों के बीच सिर्फ 100 मीटर का फासला बचा था। सांसें तेज हो गई थीं। दबाव सिर्फ समुद्र का नहीं था, इंजीनियरों के दिमाग पर भी था। अगर इस आखिरी चरण में जरा सी भी गलती हो जाती तो सालों की मेहनत बेकार हो सकती थी। फिर धीरे धीरे दूरी घटती गई और आखिरकार वह पल आ गया जब दोनों सुरंगों के बीच सिर्फ कुछ इंच का फर्क रह गया। दोस्तों, यह सिर्फ एक तकनीकी उपलब्धि नहीं थी, यह इंसान की सटीकता की जीत थी। दोनों सुरंगें लगभग परफेक्ट तरीके से मिलीं। फर्क सिर्फ कुछ इंच का था जो तय सीमा के अंदर था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि अब सामने खड़ी थी एक नई समस्या और शायद सबसे अजीब फैसला भी। टनल बोरिंग मशीन का डायमीटर लगभग 50 फीट था, लेकिन पीछे लगाए गए कंक्रीट स्लैब के बाद सुरंग का अंदरूनी डायमीटर घटकर लगभग 46 फीट रह गया था। मतलब साफ था, मशीन अंदर तो आ गई थी, लेकिन अब वह बाहर नहीं निकल सकती थी। दोस्तों, सोचिए उस पल को। 1500 टन की विशाल मशीन जिसने समुद्र के नीचे रास्ता बनाया, अब खुद उसी रास्ते में फंस चुकी थी। इंजीनियरों के सामने सवाल था, क्या इसे तोड़कर बाहर निकाला जाए या फिर हमेशा के लिए यहीं छोड़ दिया जाए। मशीन को खोलना आसान नहीं था। समुद्र के नीचे सीमित जगह में इतने बड़े स्ट्रक्चर को तोड़ना बेहद महंगा और जोखिम भरा काम था। काफी गणना और चर्चा के बाद एक फैसला लिया गया। इंग्लैंड वाली मशीन को नीचे की ओर मोड़ दिया जाएगा और उसे जमीन के अंदर गहराई में ले जाकर वहीं दफन कर दिया जाएगा। दोस्तों, यह सुनने में अजीब लगता है। जिस मशीन ने यह असंभव काम किया, उसे ही समुद्र के नीचे हमेशा के लिए छोड़ दिया गया। आज भी वह मशीन वहीं दफन है, समुद्र के नीचे अंधेरे में, शांत। और फ्रांस वाली मशीन को सावधानी से खोलकर बाहर निकाल लिया गया।
6 साल की मेहनत, अनगिनत चुनौतियां और आखिरकार 1994 में यह सुरंग आम जनता के लिए खोल दी गई। पूरे प्रोजेक्ट में 3 सुरंगें बनाई गईं, 2 मुख्य सुरंगें जिनमें हाई स्पीड ट्रेनें चलती हैं और बीच में एक छोटी सर्विस टनल जो इमरजेंसी के समय सुरक्षा का काम करती है। ट्रेनें लगभग 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इस सुरंग को पार करती हैं। सिर्फ 35 मिनट में लोग इंग्लैंड से फ्रांस पहुंच जाते हैं। जहां पहले समुद्र पार करने में घंटों लगते थे, आज वही सफर आधे घंटे में पूरा हो जाता है। दोस्तों, यही थी समुद्र के नीचे बनी उस सुरंग की कहानी। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं अगला कौन सा रहस्यमयी प्रोजेक्ट जानना चाहते हैं।